अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ चेक करें, आ रही सबको? ठीक है। चलें जी, बाकी लोग बताएं ज़रा। आमिर अली ठीक है? ओके। शाहिद इकबाल, चलें ठीक है जी। आज हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ऊपर लास्ट लेक्चर आज हमारा है, और इसमें अगर कोई चैप्टर रह गया तो मैंने आपको वैसे बताया था लास्ट टाइम भी, कल भी, कि मुझे मेंशन कीजिएगा अगर कोई रह गया हुआ तो इसमें। लेकिन अब ये लास्ट लेक्चर है, कल से इंशाल्लाह लैंड एक्विजिशन एक्ट जो आपका है उसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके लिए जो मेरा प्लान है लैंड एक्विजिशन का, उसके लिए प्लान है मैक्सिमम 6 दिन का। 6 दिन, ये सबसे बड़ा यही था आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट जो था 1967 का। ये सबसे बड़ा आपका एक्ट था और ये सबसे टीडियस था। और इससे मुझे लगता है कि आपका काफ़ी हद तक पेपर इसी में से आएगा, जिसमें मैं कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 60% या 70% आपका पेपर इसी लैंड रेवेन्यू एक्ट में से होगा। सो जो बड़ा काम था आपका रेवेन्यू का वो आपने ऑलमोस्ट कर लिया। 70% तकरीबन 60 to 70% आप काम कर चुके हैं। रिमेनिंग 40% जब इंशाल्लाह अगले जो आने वाले दिन है, जिसमें तकरीबन को 12 से 14 दिन है, उसके अंदर हमने ये रेवेन्यू एक्ट जितने भी हैं इनको सारों को सबको क्लोज कर देना है। फिर देन आप लोग इसको याद करेंगे, इसके सेक्शंस को याद करेंगे और इस तरह की बाकी चीज़ें जो तो बाकी जो है ना वो कोशिश करेंगे जितने MCQs अवेलेबल हुए वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उन MCQs को 1 by 1 सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इस तरह है। लास्ट टाइम हमने बात की थी लैंड रेवेन्यू एक्ट के ऊपर ही, और हम डिफरेंट तरह के सेक्शंस को देख रहे थे। लेकिन आज बात करेंगे इनक्रोचमेंट के ऊपर। अब इनक्रोचमेंट क्या होती है? प्रिवेंशन ऑफ इनक्रोचमेंट अपॉन कॉमन लैंड्स। अब ये इनक्रोचमेंट होती है क्या? कब्जा कर लेना। ठीक है, कब्जा करना किसी ज़मीन के ऊपर। किस ज़मीन के ऊपर? अब देखें, यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लिखता हूँ। ऐसे होता था जब अंग्रेज़ आया था सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि आप लोगों के मोस्टली जो गांव में लोग रहते हैं उनको अंदाज़ा तो होगा इनके बारे में। तो शामलात, एक वर्ड यूज़ किया जाता है, शामलात। शामलात, ठीक है, इसकी ज़मीन होती है। शामलात की ज़मीन ये होती है कि जब कोई नया नया गांव बनाया जाता है तो फिर उसके लिए कोई जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल बनना है, फॉर एग्जांपल कब्रिस्तान बनना है, या वहाँ पे आपका स्कूल बनना है, या कोई डिस्पेंसरी बननी है, इस तरह की मतलब कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए जो कोई चीज़ें बननी है, उनके लिए पहले से ही जगह को छोड़ दिया जाता है। ठीक है जी। और इसको हम कहते हैं उर्फ़े आम में सरकारी ज़मीन। सरकारी ज़मीन के ऊपर, ठीक है। अगर कोई बंदा, इंक्रोचमेंट का मतलब ये है कि कोई बंदा सरकारी ज़मीन को पकड़ रहा है, उसके ऊपर कब्ज़ा कर रहा है, तो ये सेक्शन उसके मुतल्लिक है 175 के मुतल्लिक, कि हमने उसको कैसे प्रिवेंट करना है और किस तरह होगा ये। ठीक है, सेक्शन 175 ये कहता है जी, आपके सामने है, और ये डील करता है आपका इंक्रोचमेंट को। वेयर लैंड विच हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर कॉमन पर्पसेस। ये वही बात है कि जो पब्लिक वेलफेयर के कॉमन पर्पस, फॉर एग्जांपल वहाँ पे हॉस्पिटल बनना है, डिस्पेंसरी बननी है, स्कूल बनना है, कुछ भी बनना है, तो कॉमन पर्पस के लिए जो लैंड छोड़ी गई थी, अगर उसके ऊपर कोई बंदा कब्जा कर लेता, ठीक है, हैज़ बीन इंक्रोच्ड अपॉन बाय एनी पर्सन, कोई बंदा उसको इंक्रोच कर लेता है, एंड द लैंड हैज़ बीन शोन इन द लास्ट 3 periodical रिकॉर्ड्स मेड बिफोर सच इंक्रोचमेंट एज सो रिजर्व्ड। और अगला पिछला जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड है, मिसल मियादी जमाबंदी, जो पिछली 3 जमाबंदीज हैं, इनको देख लेना। यहाँ पे 3 का वर्ड ये याद रखिएगा, मे बी पेपर में आ जाए, 1 पेपर MCQs में। तो 3 जमाबंदियों में अगर तो वो लैंड सरकारी थी और उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो हम इसको इंक्रोचमेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, 3 जमाबंदी तक उसको देखा जाएगा कि ये सरकारी ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा हो चुका है, शामलात की ज़मीन थी। तो अब क्या करना है? अब ये है अ रेवेन्यू ऑफिसर। अ रेवेन्यू ऑफिसर में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लैंड ओनर इन द स्टेट, एप्लीकेशन कोई दे दे उसके खिलाफ कि ये फलां बंदे ने कब्जा कर लिया उस ज़मीन के ऊपर जो कि सरकारी ज़मीन थी,
ठीक है, मुझे ये चेक करने दीजिए, किसी को अलाउ तो नहीं करना, नहीं बल्कि करना है। अच्छा, उसके फिर क्या करेंगे जी, अगर कोई बंदा एप्लीकेशन देता है तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर उसके ऊपर वर्क करेगा। अगर and after giving an opportunity to the person alleged to have encroached upon it to appear before him and show cause अगेंस्ट दी प्रपोज्ड एक्शन। अच्छा, इसमें ये नहीं है, इसमें ये मेंशन नहीं किया गया, मेरा ख्याल है शायद मे भी इसमें अमेंडमेंट आई है या कोई और चीज़ है कि रेवेन्यू ऑफिसर खुद भी इस चीज़ का नोटिस ले सकता है। ठीक है, जिसको वो सो मोटो एक्शन कहते हैं ना, वो सो मोटो टाइप का एक्शन ये रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे ले सकता है। अगर कोई बंदा सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करता है तो रेवेन्यू ऑफिसर चाहे उसको कोई बंदा एप्लीकेशन दे या ना दे, वो इस जो इंक्रोचमेंट का मामला है इसको वागुजार, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वागुजार करवाना, मतलब उससे ज़मीन को छुड़वाना। जो सरकारी ज़मीन होती है उसको वागुजारी कहते हैं। और उसके वो सेक्शन होते हैं, वो कार्रवाई होती है 32 और एक और होती है, माइंड में नहीं आ रहा। तो वो ये कार्रवाई होती है सिर्फ वागुजार करवाने के लिए ज़मीन को, तो वो खुद भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई एप्लीकेशन दे। अब क्या होगा, अगर कोई बंदा एप्लीकेशन देता है या वो खुद इस चीज़ का नोटिस ले लेता है तो क्या करेगा, वो एक अपॉर्चुनिटी देगा उस बंदे को कि जनाब आप तशरीफ़ लाएं और हमें आके बताएं कि आपने फ़लाँ ज़मीन के ऊपर क्यों कब्ज़ा किया है और कौन सी रीज़न थी आपने ये जो जसारत की है कब्ज़े वाली। क्या होगा फिर, एक्शन प्रपोज किया जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से कि जनाब ऐसे करें, मेहरबानी करें, वो कब्ज़ा छोड़ दें। ठीक है, उसको कहा जाएगा इजेक्ट फ्रॉम द लैंड द पर्सन हु हैज़ इनक्रोच्ड देयर अपॉन, उसको कहा जाएगा छोड़ दे कब्ज़ा। ठीक है, या फिर दूसरा एक्शन क्या प्रपोज किया जाएगा, जो रेवेन्यू ऑफिसर है सेक्शन 26 आपको शायद याद होगा, 26 में ये था प्रोक्लेमेशन कैसे की जाएगी, इश्तिहारबाजी कैसे की जाएगी, इश्तिहार कैसे देना है, लोगों तक बात कैसे पहुंचानी है। आपको याद होगा उसमें ये था कि या तो किसी जो रेवेन्यू स्टेट है उसके मेन जो चौक है उसके अंदर इश्तिहार लगा दिया जाए, नोटिस लगा दिया जाए, या फिर जो है ना वो ड्रम के ज़रिए से डोल बजाया जाए वहाँ पे, लोगों को या ऐलानात किए जाए मसाजिद में, या जैसे भी पॉसिबल है ये बता दिया जाए कि इस बंदे ने फ़लाँ जो मुरब्बा किला या फ़लाँ ज़मीन थी उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ये प्रोक्लेमेशन का तरीक़ाकार सेक्शन 26 में मेंशन है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, मेरा ख्याल आप लोगों को याद भी आ गया होगा। ठीक है, और इसको रोका जाए कि ये इंक्रोचमेंट ना करे। अब अगर ये नहीं रुकता, इंक्रोचमेंट कर दिए, यहाँ पे मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा ये सेक्शन अमेंड हो चुका है आपका, ये 174 सेक्शन जो है, लेकिन इसमें इस तरह है, सॉरी 175, इसमें इस तरह है कि जो आपके सामने सेक्शन है हमने तो उसी को पढ़ना है। अमेंडमेंट क्योंकि पेपर में नहीं आएगी तो हम पेपर को अमेंडमेंट के हिसाब से नहीं डील करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें ये है an addition of the land of the record of rights made before the coming into force of this act under the provisions of section 33 of the Punjab Land Revenue Act 1887, ठीक है, or under the provision of any other law replaced by this act shall be deemed to be the periodical record for the purpose of this section। ठीक है, कहते हैं कि जब ये लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये तो आपको पता है ना कि ये 1967 में आया, जब ये 1967 में आया था तो इससे पहले भी कोई ना कोई लैंड रेवेन्यू एक्ट था, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट उस वक्त 1887 था। सो 1887 वाला लैंड रेवेन्यू एक्ट अगर इस तरह की जो ज़मीन है जिसका रिकॉर्ड 1887 के मुताबिक बना था तो उसको भी फिट समझा जाएगा कि उसके मुताबिक जो लैंड जो रिकॉर्ड होगा ज़मीन का हम उसी को समझेंगे कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। और फिर उसके बाद 1887 के ये जो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा आपका 1967 वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये बात इस तरह अगेन आपको मेंशन कर देता हूँ। इसमें इस तरह है कि कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, जो शामलात की ज़मीनें हैं, वो इस तरह हैं कि वो 1867 से पहले की ज़मीनें, 1967 का जो एक्ट है वो बाद में आया है, इससे पहले भी कुछ ज़मीनें थी, उनके ऊपर कौन सा एक्ट लागू था, उनके ऊपर 1887 वाला था। ठीक है, 1887 वाला। तो ये जो 1887 वाला एक्ट है उसके मुताबिक अगर कोई पीरियोडिकल रिकॉर्ड बना है, अगर कोई रजिस्टर बना है, मालिकान का रजिस्टर, गवर्नमेंट का रजिस्टर अगर कोई बना है, तो उस रजिस्टर को डील किया जाएगा किसके मुताबिक, 1967 के मुताबिक। ठीक है, नीचे है द प्रोसीडिंग्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1 shall be subject to any decree or order
विच मे बी सब्सिक्वेंटली पास्ड बाय एनी कोर्ट और कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। अब इस तरह है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो भी यहाँ पे प्रोसीडिंग्स करेगा, जो भी यहाँ पे जो भी काम करेगा इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए, वो उस वक्त तक कर सकता है जब तक किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से। कॉम्पिटेंट कोर्ट से मुराद मेरी ख्याल है यहाँ पे वो सिविल कोर्ट हो सकती है। आपने डेफिनेशन के सेक्शन में पढ़ा होगा, कोर्ट से मुराद दो तीन तरह की कोर्ट्स थी, एक रेवेन्यू कोर्ट भी थी और एक सिविल कोर्ट भी थी। मेरा ख्याल है यहाँ पे कोर्ट से मुराद जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उससे मुराद ये है कि आपकी सिविल कोर्ट है। सिविल कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आ जाता है, फिर रेवेन्यू ऑफिसर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग जिस तरह उन्होंने मेंशन किया ऑर्डर में उसी तरह करेगा, वरना रेवेन्यू ऑफिसर अपना ऑर्डर पास कर सकता है। अब अगर कोई इंक्रोचमेंट कर लेता है, ये अमेंडमेंट आई है 175A, अगर कोई अमेंडमेंट कर लेता तो फिर क्या करना है। ये 1967 का एक्ट है, याद रखिएगा। ये जो जुर्माना है या फाइन है जो भी किया गया ये 1967 के मुताबिक किया गया। उस वक्त ये था कि अगर कोई बंदा इस तरह की इंक्रोचमेंट करता है तो उसको 500 रुपया जुर्माना किया जाए। मेरा ख्याल है कि ये अमेंड हो चुका होगा या फर्दर अभी मुझे नहीं इसके बारे में इलम, लेकिन 500 रुपया जुर्माना, हमने तो इसी को देखना है। 500 रुपीज़, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़। और अगर फिर भी नहीं छोड़ता, इंक्रोचमेंट कंटिन्यू रखता, तो फिर डेली बेसिस के ऊपर उसको 50 रुपये जुर्माना होगा। डेली बेसिस पे जितने दिन उसके अंडर रहेगी ज़मीन वो 50 रुपये जुर्माना होगा। लेकिन इस तरह होगा कि अगर उसने किसी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया तो उसको नोटिस दिया जाएगा कि आप इस कब्ज़े को छोड़ें, और अगर वो नोटिस को उसके ऊपर अमल नहीं करता आफ्टर 30 डेज़, यहाँ पे ये मेंशन है 30 डेज़, 30 डेज़ के बाद भी वो इंक्रोचमेंट कंटिन्यू रखता है तो फिर उसके ऊपर फ़ाइन होगा 500 रुपये, और डेली बेसिस के ऊपर उसके ऊपर जो फ़ाइन होगा वो 50 रुपये होगा। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको वो MCQs में पूछ सकता है, तो इसको आपने ज़रा ध्यान से देख लेना है। सेक्शन है जी आपका 176, जस्ट अ मिनट मैं चेक कर लूँ ज़रा, चलें। सेक्शन 176, पेपर्स केप्ट बाय विलेज ऑफिसर्स टू बी डीम्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब इस तरह है, जो विलेज ऑफिसर्स हैं, हमने विलेज ऑफिसर की कैटेगरी पढ़ी थी, आपके जो चैप्टर नंबर 4 था शायद में भी, उसमें हमने विलेज ऑफिसर को देखा था कौन कौन से विलेज ऑफिसर्स होते हैं। उसमें पटवारी था, उसमें कानूगो था, उसमें लंबरदार था, चौकीदार था, और इस तरह के बाकी भी थे। ठीक है, तो ये सारे विलेज ऑफिसर्स होते हैं। तो ये विलेज ऑफिसर के जो कागजात होते हैं वो असल में पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, कोई भी बंदा कभी भी एप्लीकेशन दे के अकॉर्डिंग टू दी इंस्ट्रक्शंस और रूल्स दैट हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अगर वो रूल्स को फॉलो करता है, वो जो इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करता है वो बंदा, तो वो उन रिकॉर्ड को देख सकता है, उन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सो विलेज ऑफिसर के पास जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन उसके प्रोसीजर जो मेंशन कर दिए गए हैं उसके मुताबिक वो सारे डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। ये मेंशन किया है सेक्शन 176(1) में और सेक्शन 176(2) में। ठीक है, और इसको बतौर कानून शहादत भी पेश किया जा सकता है। इसका ईयर याद रखिएगा, कानून शहादत ऑर्डर 1984। ठीक है, 1984, उसमें भी अगर बतौर शहादत के तौर पर भी, बतौर एविडेंस के तौर पर भी इसको, इस डॉक्यूमेंट को पेश किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह नीचे है मैप्स एंड लैंड रिकॉर्ड ओपन टू इंस्पेक्शन। अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरी ज़मीन है जी फलां जगह पे, और मैं उसका जो मैप है जिसको हम मुसावी बोलते हैं, आपको याद होगा शायद में भी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे ये मुसावी क्या होती है। मुसावी होता है एक नक्शा, ज़मीन का नक्शा होता है, एक पूरे मौज़े महल का नक्शा होता है, या पूरे डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है। वो डिफरेंट तरह की मुसावी बनाई होती है। तो वैसे नॉर्मली जो कॉमन मुसावी चलती है वो एक मौज़े की चलती है। सो मौज़े का नक्शा, ठीक है, उसमें देखा जाता है कितने मुरब्बे हैं, कितने किले हैं उसमें, और उसमें कहाँ पे खाल है और कहाँ पे, इस तरह की चीज़ें। ठीक, तो इनको मैप बोला जाता है, मुसावी को मैप बोला। कोई बंदा मैप की इंस्पेक्शन करना चाहता है, कोई देखना चाहता है तो वो देख सकता है, लेकिन कोई बंदा रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन करना चाहता है तो वो देख सकता है उसको। लेकिन उसमें इस तरह है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कुछ सर्टेन रूल्स बनाए हैं, उनकी कोई फ़ी रखी है। सो आपको फ़ी पे करनी है, आपको रूल्स को फॉलो करना है। आप उन जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, जो मैप्स हैं, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, आप उनको बड़ी इजीली एक्सेसिबल है आपके लिए, वो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे सर्विस सेंटर ऑफिशियल का आ गया है, इसको चेक कर लीजिएगा। सर्विस सेंटर ऑफिशियल का ये क्या होता है, ये कैसे कंप्यूटराइज रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया। ये भी अमेंडमेंट आई थी बाद में 2017 के बाद, क्योंकि आपको पता है ये लैंड रिकॉर्ड जो आया है, ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, ये 2017 के एक्ट के मुताबिक बनी थी, तो वो मेरा ख्याल है उसके बाद ये अमेंडमेंट की गई यहाँ पे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेवेन्यू ऑफिसर्स
बिडिंग एट ऑक्शंस और इंगेजिंग इन ट्रेड। अब ये है कि किसी रेवेन्यू कोर्ट ने कोई किसी किसी ज़मीन को सेल करना, जैसे आपने वो पढ़ा था ना कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू में, कि कोई बंदा अगर पैसे नहीं देता, कोई जो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं वो नहीं पे करता, तो उसको नोटिस करें सबसे पहले। अगर नोटिस से वो नहीं आया तो उसको अरेस्ट कर लें। अगर अरेस्ट से भी नहीं माना तो उसकी ज़मीन को सेल कर दें। प्रॉपर्टी एक उसमें सेक्शन था, थर्ड नहीं था वैसे, उसमें से वन ऑफ द सेक्शंस वो ये था कि उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए। अब सेल कैसे करना? ऑक्शन के ज़रिए से। और इसमें ये है जो आपका सेक्शन 178 है, सेक्शन 178 ये कहता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है, जिसकी जो जो उस एरिया का, जो उस डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू ऑफिसर है, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ऑक्शन हो रही है तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अ रेवेन्यू ऑफिसर और अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ रेवेन्यू ऑफिस शैल नॉट परचेज और बिड फॉर either in person or by agent in his own name or in that of another, or jointly or in shares with other, any property which any revenue officer or revenue court in the district in which he is employed has ordered to be sold। कोई प्रॉपर्टी किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने अगर सेल करने का ऑर्डर कर दिया किसी रेवेन्यू कोर्ट ने, तो रेवेन्यू ऑफिसर उस डिस्ट्रिक्ट में उसकी बिड नहीं लगा सकता, उसके ऑक्शन में खुद नहीं बैठ सकता, वो खुद वो प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता। और इसी तरह उसी डिस्ट्रिक्ट में वो रेवेन्यू ऑफिसर किसी किस्म की ट्रेड नहीं कर सकता। सो यही है रिस्ट्रिक्शन ऑन रेवेन्यू ऑफिसर्स एट ऑक्शन और इंगेजिंग इन ट्रेड। ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है जी, किसमें? उसी डिस्ट्रिक्ट में। उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर तो कर सकता है। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी रूल मेड बाय गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ इंगेज इन ट्रेड इन दैट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो ट्रेड नहीं कर सकेगा। Nothing in subsection 1 shall be deemed to preclude any person from becoming a shareholder in a company incorporate under the। अच्छा, कंपनी में अगर कोई बंदा शेयर होल्डर है, कोई रेवेन्यू ऑफिसर शेयर होल्डर है, तो उसमें वो उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें वो कर सकता है। तो बाकी चीज़ें जो है ना वो बताओ, रेवेन्यू ऑफिसर जिसका ऑर्डर कर दिया गया उस डिस्ट्रिक्ट में ऑक्शन के लिए, तो उसमें वो बैठ नहीं सकता, उसी डिस्ट्रिक्ट में वो किसी किस्म की ट्रेड नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें मेंशन है आपके सेक्शन 178 में। ठीक है जी। आगे है जी आपका मिसलीनियस चैप्टर। इफेक्ट ऑफ फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स। बाज़ औक़ात ना आप लोग जानते होंगे, मे भी देखा भी होगा किसी ने, कि बाज़ औक़ात ऑर्डर जो है ना उसको फाइनल कहकर अनाउंस कर दिया जाता है कि ये फाइनल ऑर्डर है। फाइनल ऑर्डर से मुराद ये होती है कि ये ऑर्डर अब चैलेंज नहीं हो सकता, इस ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं हो सकती, इसका रिव्यू नहीं फाइल किया जा सकता। आपने वो सेक्शन 161 में देखा था, अपील एंड रिवीजन एंड रिव्यू, वो एक चैप्टर था हमारा अपील वाला, सेक्शन 161 था शायद में भी। तो उसमें हमने देखा था कि हर को जो ऑर्डर है कोर्ट का, जो रेवेन्यू ऑफिसर का ऑर्डर है, उसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है, रिव्यू भी किया जा सकता है, रिवीजन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है फाइनलिटी जो ऑर्डर्स की है उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। लेकिन अगर तो BOR चाहे, नो अपील लाइज फ्रॉम सच डिसीजन और ऑर्डर, उनके खिलाफ कोई अपील नहीं अगर कोई फाइनल ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन अगर BOR चाहे तो उनको मॉडिफाई भी कर सकता है, उनको रिवर्स भी कर सकता है, उनको सेट असाइड भी कर सकता है, सेट असाइड भी ख़त्म भी कर सकता है उनको। लेकिन कौन चाहेगा? BOR चाहेगा। BOR अगर करेगा तो ठीक है, बाकी उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई अपील वगैरह नहीं हो सकती। रिस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ लंबरदार्स। लंबरदार को जिसको हेडमैन बोला जाता है, 180 सेक्शन आपका है। हेडमैन की अपॉइंटमेंट के खिलाफ, अपॉइंटमेंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। हेडमैन सबसे पहले तो यह कि लंबरदार अपॉइंट नहीं किए जा सकते। अपॉइंटमेंट का ये तरीकाकार होता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपॉइंटमेंट करता है, इस तरह की जैसे वो रेवेन्यू ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करता है, तो इस तरह जिस तरह RO अपॉइंट किए जाते हैं वैसे लंबरदार्स अपॉइंट नहीं किए जा सकते। नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट हेडमैन लंबरदार। अच्छा, इसमें वर्ड आप देखिए लंबरदार है। अब मोस्टली आप लोग समझ रहे होंगे, समझते भी हैं, लोग कहते भी हैं इसको नंबरदार। नंबरदार नहीं होता, ये वर्ड है लंबरदार। आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे उसने L के साथ इसको लिखा है लंबरदार। शैल नॉट बी अपॉइंटेड इन नॉर शैल रूल्स फॉर देयर अपॉइंटमेंट बी इन्फोर्स्ड और made applicable to any area or part of the province where the law in force immediately before the commencement of this act did not provide for the making of such appointment or rules। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? 1967 में ये एक्ट आया है आपका, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ठीक है, उससे पहले भी कोई एक्ट मौजूद थे।
तो ये कह रहा है कि जो नंबरदार की अपॉइंटमेंट है, सबसे पहले तो नंबरदार की अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकेगी। कहाँ पे? सर्टेन एरियाज में जहाँ पे ये रेवेन्यू एक्ट ये जो है ना वो इन्फोर्स था, या इससे पहले आने वाले रेवेन्यू एक्ट जो है वो इन्फोर्स थे, तो वहाँ पे हम अब नंबरदार की अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। उसकी अपॉइंटमेंट के लिए किसी किस्म के रूल्स नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नंबरदार एक वो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है वो नहीं होता। गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपके वो होते हैं, पटवारी होता है, कानूनगो होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, कमिश्नर होता है, डीसी होता है, वो सारे गवर्नमेंट के मुलाजमीन है। लेकिन नंबरदार आपका गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं होता। फिर ये कहाँ से पे लेता है, क्या करता है, फिर ये क्या होता है? इसके लिए मैंने भी आप लोगों को बताया भी था कि जब ये रेवेन्यू कलेक्शन करता है ना, फॉर एग्जांपल एक मौजा जन उसमें से 10 लाख की रेवेन्यू की कलेक्शन इसने की है, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट ये करती है कि 5% इसको दे देती है, उस जो इसने टोटल कलेक्शन किया उसका 5%, ठीक है जी। बार ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती। सेक्शन 181, सेक्शन 181 ये कहता है जी कि रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ किसी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल, आप में से दो पार्टीज आ जाती हैं, ए और बी पार्टी आ जाती है, और ए ने अपनी एप्लीकेशन दी और बी ने अपनी एप्लीकेशन दी। अब रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना, उसने इसको सुनने के बाद इसके हक में फैसला दे दिया। अब ये नहीं होगा कि ये जो है ना, ये दूसरा बंदा ये रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ दरख्वास्त दे दे कि इसने जो है ना मेरा फैसला नहीं सही किया। हाँ, ये हो सकता है, उस फैसले के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली रेवेन्यू ऑफिसर को उस प्रोसीडिंग में नहीं लेके आ सकते, क्योंकि 181 जो है वो उसको इससे मुबर्रा करार देता है, वो उसको इससे निकालता है कि उसने जो भी काम किया आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो काम जो भी किया उसने इन गुड फेथ होना चाहिए, ठीक है। अब ये कौन डिटरमिन करेगा गुड फेथ था ये नहीं, ये डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये डिटरमिन करेंगे बाद में। पावर्स टू मेक रूल्स, डेफिनेटली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, लेकिन विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कौन ये रूल्स को फॉर्मुलेट करेगा? रूल्स को फॉर्मुलेट करेगा द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। किस तरह के रूल्स, कौन कौन से रूल्स जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा? अब नीचे उन्होंने पूरी एक लिस्ट दी है कि ये रूल्स जो हैं ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा, बाकी रूल्स ऑलरेडी इस एक्ट में मेंशन है। अच्छा, ये आपको याद होगा, मे बी आप लोगों को पता भी है शायद, कि इसके रूल्स भी हैं। जैसे आप कहें लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये 1967 का एक्ट है, ठीक है, और 1968 के रूल्स भी हैं, 1968 के रूल्स भी हैं। और रूल्स और एक्ट को आपस में एक दूसरे के साथ अगर हम इकट्ठा करके पढ़ें तो बड़ी हद तक चीज़ें सारी कवर हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है, लेकिन हमें क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में 1968 के रूल्स शामिल नहीं हैं तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। किस किस तरह के रूल्स बनाएगी जी गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा लेकिन गवर्नमेंट से इजाज़त लेगा। फिक्सिंग द नंबर एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर किसी बंदे के पास उसने पैसे देने हैं गवर्नमेंट के, लैंड एरियर्स देने हैं, अब आपको मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी आप लोग अब समझ रहे होंगे। लैंड एरियर्स देने हैं, तो अगर उसने कोई इंस्टॉलमेंट करवानी है तो कौन करेगा इसके मुतल्लिक रूल? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इस तरह के रूल्स बनाएगा इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड। उसके बाद फिक्सिंग द डेट्स ऑन विच प्रॉफिट आर टू बी डिविजिबल बाय हेडमैन और अदर पर्सनस, अगर उसको जी जी ऑन द बिहाफ ऑफ को शेयर्स, अगर इसमें इस तरह है कि जैसे वो मैंने आपको बताया कि वो 5% उसको देना है, और इस तरह की जो डेट्स हैं, इस तरह के जो प्रॉफिट्स हैं उनको फिक्स करने के लिए भी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके मुतालिक रूल बनाएगा, ठीक है। प्रिस्क्राइबिंग द फी टू बी चार्ज फॉर द सर्विस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस, किसी भी तरह फॉर एग्जांपल जैसे आपके म्यूटेशन के मुतालिक है, म्यूटेशन इंतकाल, अब इंतकाल के आपको पता है फ़ी डिफरेंट होती है, वो अकॉर्डिंग टू दी डीसी वैल्यूएशन होती है, जो भी डीसी टेबल होता है उसके मुताबिक आपने फ़ी लेनी होती है, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये भी गवर्नमेंट इसके मुतालिक रूल बनाएगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाए जी रेगुलेटिंग द प्रोसीजर्स इन केसेस वेयर पर्सनस आर इंटाइटल टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ, हाँ जी, अगर आप किसी ने रेवेन्यू ऑफिसर का कोई रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करना है तो उसके मुतालिक वो जो भी प्रोसीजर है, जो भी लॉज हैं, जो भी कानून है, वो बनाएगा आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इस तरह की बाकी किसी ने जो बुक्स हैं, कोई एंट्रीज हैं, स्टेटिस्टिक्स है, अकाउंट्स है, वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनके मुतालिक रूल बनाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिनको जो इस एक्ट के अंदर मेंशन है, जनरली फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, जो भी इस एक्ट के मुताबिक जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया उसके मुतालिक रूल्स वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मतलब ये कहने का अगर सारे को समअप करें यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये है रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उनके लिए रूल्स कौन बनाएगा, उनके लिए कानून कौन बनाएगा, वो बनाएगा BOR। ठीक है, ये सादा सी आपके सामने 2 लाइनों में इसका जवाब है कि जितने भी रूल्स बनेंगे रिलेटेड टू लैंड मैटर्स तो वो सारे के सारे कौन बनाएगा, वो सारे के सारे BOR बनाएगा। सेक्शन 182 rules be made after previous publication. The power to make any rules under this act is subject to the condition of the rules being made after previous publication. Definitely इससे पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि 1887 में एक एक्ट था, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 पंजाब में नहीं था मेरा ख्याल है, तो उसमें भी कुछ रूल्स मेंशन थे। कहते हैं अब उसके रूल चेंज होके जो भी इस एक्ट में मेंशन है उसके मुताबिक काम चलेगा। डेफिनेटली हमने पहले भी बात की हुई है इसके ऊपर। रिपील्स एंड सेविंग्स, अब इसमें कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनको रिपील कर दिया गया और नीचे उसने मेंशन किया हुआ है, उसके 2 पार्ट इसने बनाए, 2 स्केड्यूल इसने बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में उसने कुछ एक्ट दे दिए हैं कि ये भी रिपील हो चुके हैं इस एक्ट के आने के बाद, पार्ट 2 में भी उसने कुछ दिए हैं कि ये भी रिपील हो चुके हैं। जैसे ये देखिए, पार्ट 1 में उसने लिखा हुआ है पंजाब रिवीजन बाउंड्री एक्ट, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1912 वाला, 1928 वाला, 1929 वाला, 1934 वाला, ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्ट जो है ना, ये 1967 के आने के बाद सारे के सारे रिपील हो चुके हैं, सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब इनके लिए क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 ही चलेगा। ठीक है, उसके अलावा इसने पार्ट 2 भी लिखा है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसके बारे में याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल चलें फिर भी इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। जैसे सिंध रेवेन्यू जोरिस्डिक्शन एक्ट 1876 और इस तरह का द बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड 1879, तो इस तरह के सारे एक्ट जो है ना ये रिपील हो चुके हैं, तो इनको पढ़ने की भी ज़रूरत कोई नहीं है। और इसमें मेरा ख्याल है इस सेक्शन को भी आप अगर देख लें तो ठीक है, ना देखें तो कोई मसला नहीं। तो यही मेंशन किया है इसने कि इसमें कौन कौन से लॉज जो हैं वो रिपील हो चुके हैं। सो ये था जी आपका तकरीबन ऑलमोस्ट छोटा सा लेक्चर था आज का, और इसमें बड़े सादा से कुछ क्वेश्चंस थे। इसको ऐसे करें, इसको पढ़ने का तरीकाकार ये, इसको आपने जब 1 पेपर के लिए तैयार करना है MCQs के लिए, तो इसका बड़ा सादा सा तरीकाकार है। आप ऐसे करें, अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। आपका तकरीबन मैं कह रहा हूँ कि ये 60 to 70% आपने काम कर दिया हुआ है रेवेन्यू का, और उसके बाद इस तरह है कि आप इसको बाकी रह गए आपके लैंड एक्विजिशन एक्ट, और उसके बाद आपका रह गया टेनेंसी एक्ट। ठीक है, 2 एक्ट रह गए, तो कल से इंशाल्लाह लैंड एक्विजिशन को करेंगे और इसको तकरीबन अगले 5 से 6 दिनों में ख़त्म कर देंगे। देन मूव करेंगे टेनेंसी एक्ट के ऊपर, देन आपका रेवेन्यू पूरे का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपने करना कैसे है, आपने इस तरह करना है। सेक्शन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 उसमें आपको नज़र आया, आपने पढ़ा, आपको नज़र आया कि ये MCQs इसमें से बन सकता है, आप उसके अब MCQs खुद से बनाएं। उसके MCQs बनाएं, चाहे 1 लाइनर बना लें, चाहे वो आप ऑप्शंस के साथ बनाएं, और उसमें इस तरह आप खुद डिवाइड करें। मैं किसी की जिम्मेदारी इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हर बंदा अपनी तैयारी कर रहा है। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोग आपस में डिसाइड करें ग्रुप में, और हर बंदा 5 MCQs बनाए, क्योंकि आप लोग तकरीबन को राउंड अबाउट तीनों ग्रुप्स में देखें तो को 100 के लगभग स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक है, तो अगर को 5-5 भी बनाने लगे तो डेली बेसिस पे 500 MCQs बनेंगे। आपको किसी किस्म की किताब खरीदने की ज़रूरत ही कोई नहीं। 5 MCQs बनाना कितना टाइम है, मैक्सिमम भी टाइम लगेगा 15 मिनट लगेंगे एक बंदे को। सो 15 मिनट में 500 MCQs बन सकते हैं अगर आप लोग इसमें सीरियस हों, और इस तरह की अगर आप इसमें डिस्कशन कर लें ग्रुप में और उसके बाद इसके MCQs बनाना शुरू करें, तो आपका कोई भी मेरा ख्याल है एक्ट या सेक्शन आपका कोई भी नहीं रहेगा जिसमें आप MCQs को देख नहीं लेंगे। तो बजाय इसके आप किताब खरीदेंगे, आप खुद बनाएं, और जो आपके दोस्त हैं, जो ग्रुप मेट्स हैं, आप वो बनाएंगे। तो इस तरह एक पूरे का पूरा एक डाटा आपके पास जमा हो जाएगा। पेपर से पहले उसको बार बार पढ़ें। रेवेन्यू एक्ट आपने पढ़ लिए और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गई है। अब आपको सिर्फ जो चीज़ें याद करनी है, एक तो MCQs की फॉर्म में इसको डालना है, और दूसरे आपने सेक्शंस याद करनी। अच्छा, इस सेक्शन में भी ये नहीं कि सारे के सारे सेक्शन आपने याद कर मारने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इसमें जो रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको लगते हैं, जो बार बार यूज़ होते हैं लैंड रेवेन्यू में, आपने जैसे वो सेक्शन 42 है म्यूटेशन का, उसके बाद सेक्शन 161 है अपील का, और इस तरह के बाकी सेक्शंस। ठीक, तो इस तरह आपने याद कर लेने हैं मेन सेक्शंस। उसके सब सेक्शन की तरफ एक मुझे मैसेज आया था, सब सेक्शन सर इसके याद करने हैं कि नहीं, सब सेक्शन की तरफ याद करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप फिलहाल उसको छोड़ दें, क्योंकि मेजर काम आपका सेक्शंस को याद करना है और इसमें से बना बनाया जो MCQs है उसको लेना है। सो MCQs के लिए मैंने आपको बताया कि इस तरह भी किया जा सकता है अगर आप लोग करना चाहते हैं।
या आप लोगों ने अगर सेक्शन याद करने हैं तो उनको भी जो मेन सेक्शन है उसको याद कर लें। सबको ना करें, ये उससे उससे बर्डन बन जाएगा और ये काम भी हमारा फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलें, इंशाल्लाह ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके साथ शेयर हो जाएगा सबके साथ, आप इसको चेक कीजिएगा। लेकिन अगेन आपको ये कहूँगा कि ये आपका रेवेन्यू एक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये उस वक्त कंप्लीट होगा जब आपने इसको खुद पढ़ना है, सेक्शंस को याद करना है और उसके साथ साथ आपने एमसीक्यूज 1 बाय 1 बनाने हैं। सो एमसीक्यूज बनाएं, आप लोग एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कॉपरेशन करें और म्यूचुअल कॉपरेशन से ही ये एमसीक्यूज बनेंगे। एक बंदा अकेला या 2 बंदे या 10 बंदे इसको नहीं बना सकते, मुश्किल हो जाएगा, टाइम शॉर्ट है। तो इसके एमसीक्यूज बनाएं, बजाय इसके किताब खरीदें, छोड़ें उसको, आप खुद अपनी किताब बनाएं और इंशाल्लाह ये जो एमसीक्यूज होंगे ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद रहेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फर्दर कल मुलाकात करते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट के मुताबिक, और उसका इंशाल्लाह पहला सेक्शन, पहला चैप्टर, कोशिश करूँगा 2 चैप्टर पहले उसके कंप्लीट कर दें और इसको हमने 4 से 5 दिनों में या मैक्सिमम 6 दिनों में हमने कंप्लीट करना है, फिर हम टेनेंसी एक्ट की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।